हाँ, बैरागी जी नमस्कार। सर प्रणाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएँ क्या चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया है सर, हुँ, आशीर्वाद है आपका। दिल्ली में तो सर्दी पड़ने लगी होगी भाई। दिल्ली का तो पता नहीं सर, इधर तो है थोड़ी बहुत। अच्छा हाँ, आप तो सोनीपत की तरफ हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, तो मेरे ख्याल 40 लोग के करीब जुड़ चुके हैं जी। और 1 हफ्ते बाद अपना फिर से मिलना हो रहा है सबका, बड़ा अच्छा लगा। तो आज की चर्चा के विषय के बारे में आप सबको बताया जा चुका है कि हमारी जो चर्चा रहेगी वर्तनी तत्सम तद्भव शब्दों को लेकर रहेगी। हालांकि ये बहुत ही लंबा विषय है। लंबा विषय इसलिए कह सकता हूँ कि देखिए शब्दों के बारे में कोई भी ये नहीं कह सकता कि वह सर्वज्ञ है। शब्द कौन सा शब्द ऐसा आ जाएगा जो आपको पता ही ना हो या कोई ऐसा शब्द हो जो आपने कभी पढ़ा ना हो, पर शब्द का तो अस्तित्व है। हम उससे अपरिचित हो सकते हैं या जैसा भी रहे, पर शब्द कठिन नहीं होते, ये तो सर्वविदित है ही। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज बैरागी जी को भी कुछ काम है, तो कोशिश करेंगे कि 40-45 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने का प्रयास किया जाए। तो मैं अब पीपीटी शेयर करना शुरू करता हूँ। आप सब बीच में जो प्रश्न मैं पूछूं या आपके मन में आए तो आप कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। बस ये है कि आपका जो है एक बार दूसरे लोगों को भी थोड़ा ये रहे कि किसी को बाकियों को दिक्कत ना हो, सब एक साथ चलेंगे तो बेहतर रहेगा। तो बैरागी जी बोलते रहिए बीच में कुछ कुछ, ताकि मुझे ये पता रहे कि भाई कन्वे हो रही हैं चीजें। हाँ जी सर। स्क्रीन दिखाई दे रही होगी सबको। जी। तो ये पीपीटी आ गई है, पढ़ने में आ रही है या कुछ बड़ा किया जाए अक्षरों को। तो आप सब इस चीज से परिचित ही हैं कि हिंदी भाषा में वर्तनी को लेकर मुख्य रूप से दो धारणाएं प्रचलन में हैं। एक तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जारी किए गए मानक, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की अपनी अपनी शैली के अनुसार अपनाए जाने वाले मानक, और आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उस हिसाब से जो आपको गूगल की साइट्स पर या जो हमारे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं उनकी साइट्स पर या इसी प्रकार से कुछ एक जो ऑनलाइन शब्दकोश हैं उनमें भी आपको वर्तनी संबंधी कई बार शंकाएं हो सकती हैं, स्वाभाविक भी है। एक छोटा सा अनुरोध मेरा यही रहेगा कि आप सब किसी अच्छे हिंदी शब्दकोश को खरीद लें, कोई बहुत महंगे नहीं है। आपकी अगर आपकी रुचि रहती है, जरूरी नहीं कि हम अनुवादक बने तभी हमारे पास शब्दकोश होने चाहिए। सामान्य पठन पाठन के लिए भी हमें शब्दकोश रखने चाहिए, इससे हमारा शब्द ज्ञान बढ़ता है। तो ये तो आपने देखा कि जो हमारे अलग अलग चल रहे हैं, और फिर आपने ये भी पढ़ा होगा जो मैं कर रहे हैं हिंदी में या कर चुके हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो इसमें इतना और जोड़ लीजिए कि रसात्मक वाक्य ही काव्य नहीं होता, बल्कि रसात्मक शब्द भी काव्य होता है। इसमें आपको वाक्य शब्द के दो रूप पढ़ने को मिल रहे हैं, वाक्य और वाक्य। देख रहे होंगे आप, एक ऐसा लिखा है और एक ऐसा लिखा है।
दोनों में से गलत कोई नहीं। ये वाला जो शब्द है ये पुराने रेंडिशन के हिसाब से बनाया गया है। जो संस्कृत में पुराने टाइप गढ़े जाते थे उसी के अनुसार जो यूनिकोड वालों ने ये रूप बनाया है वो ये वाला है। और संस्कृत के ग्रंथों में जो संस्कृत के ग्रंथों को ऊपर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा रहे हैं उनकी जो ई कॉपीज बना रहे हैं उनमें प्रयोग कर दिए। तो ये दो अलग अलग रूप हैं। इस तरह के आपको बहुत सारे मिलेंगे कि ये भी आप सबको पता ही होगा, सार्थक वर्ण समूह को ही शब्द कहा जाता है। इस सार्थकता के लिए वर्णों को भी एक विशेष क्रम में रखना होता है। ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से शब्दों को विशेष क्रम में रखने पर ही सार्थक वाक्य बनता है, उसी प्रकार से वर्णों को भी एक विशेष क्रम में व्यंजन स्वर उनकी जो भी आपस में संयोग होते हैं उन सबको विशेष क्रम में हम रखते हैं तभी। और यही कारण है कि शब्दों की वर्तनी पर भी ध्यान दिया जाता है और ध्यान देना भी चाहिए। तो भाषा साम्राज्य के अंतर्गत भी शब्दों की सीमा में अक्षरों की जो आचार संहिता अथवा उनका अनुशासनगत संविधान है उसे ही हम वर्तनी की संज्ञा दे सकते हैं। ये बृहद हिंदी कोश ज्ञान मंडल द्वारा प्रकाशित किया गया है। उसमें भूमिका में इस प्रकार के जो सूत्र वाक्य या यूं कहिए कि किस प्रकार से उन लोगों ने क्या देखते हुए इनको आगे बढ़ाया है और उसका वर्तनी की एक जो वास्तविकता है, वर्तनी की जरूरत है, उन सबको ये जरूरत बताने की पड़ती है और हमें जानना भी चाहिए। फिर आप देखते हैं एक चीज आप सभी ने देखी होगी कि बच्चा जब बोलना सीख रहा होता है तो उसके सामने दो प्रकार की समस्याएं नहीं होती है। पहली समस्या है वर्तनी की और दूसरी व्याकरण की। और ये समस्याएं कालांतर में अपने आप ही दूर होती चली जाती हैं जैसे जैसे वो वाक्यों का गठन सीख रहा होता है। ये भी एक बहुत बड़ा पूरा प्रोसेस है कि किस प्रकार से बच्चा कोई भाषा सीखता है, किस प्रकार से उसका शब्द भंडार जो है बढ़ता चला जाता है। इस बारे में भी आप चाहे तो अध्ययन कर सकते हैं, पर वो बात की बातें हैं। पर इतना जरूर है कि यदि बच्चे को शुरू से ही हम व्याकरण और वर्तनी और इन सब चीजों के बारे में नहीं टोक रहे होते हैं, उसको केवल और केवल ध्वनियों के माध्यम से शब्दों का, वाक्यों का परिचय दे रहे होते हैं और वो मन ही मन जो भाषा की यादृच्छिकता है, अर्थात कि किस चीज का क्या मतलब है, दूध क्या है, पानी क्या है, घड़ा क्या है, रोटी क्या है, वो सब अपने आप जो है इमेज बिल्डिंग उसके दिमाग में शुरू हो जाती है और रहती है। भाषा का मौखिक रूप सीखना आसान है, सभी जानते हैं। आपको केवल ध्वनियां, शब्द और उनके साथ जुड़े हुए अर्थ याद रखने होते हैं। और जब भाषा का लिखित रूप सीखने की बात आती है तो लिपि और जुड़ जाती है और हम सब प्रयोग करते हैं देवनागरी लिपि का। देवनागरी लिपि प्राचीन लिपियों में से एक मानी जाती है और इसका उद्गम किस लिपि से माना जाता है, कोई बताएंगे? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से। और ब्राह्मी से ही देवनागरी आई और देवनागरी आज केवल हिंदी के ही लिए नहीं बल्कि इससे पहले संस्कृत, प्राकृत और भी आगे बढ़िए तो मराठी, कोंकणी, नेपाली तथा अन्य जो मैथिली, मागधी ये सब हैं, इन सब का भी काफी साहित्य प्रचुर मात्रा में देवनागरी के माध्यम से ही हमारे सामने उपलब्ध है। तो ये आपने देख लिया, शब्दों को लिपिबद्ध करने में, वर्णों में, मात्राओं में निश्चित निर्धारित क्रम है। यही क्रम
एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करता है और अर्थ का निर्धारण भी करता है। वर्तनी को हिज्जे कहते हैं, हिज्जे भी कहते हैं अरबी फारसी के हिसाब से अगर आप कहें तो, और इन्हीं को जो है आप स्पेलिंग या ऑर्थोग्राफी कहते हैं। अन्य भारतीय भाषाओं में उड़िया में बनान कहते हैं, गुजराती में जोड़नी कहते हैं, तेलुगु में वर्ण क्रमम कहते हैं, मराठी में अक्षरी कहते हैं, ऐसे ही अलग अलग। तो आखिर आपके ये समस्या यह क्यों आती है, क्यों हमें एक निश्चित क्रम देना है? सबसे पहली चीज कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो किसी गलत शब्द के उच्चारण को सुधार सकते हैं, दोबारा बोल सकते हैं, हाव भाव से अपना मंतव्य बता सकते हैं, पर लिखित संप्रेषण जब हम कर रहे होते हैं तो यह उतना संभव नहीं होता है। उसमें यदि हमारा शब्द चूक गए लेखन में तो फिर चूक गए। हमें कला लिखना था और हम काल लिख गए तो जहां पहुंचना था वहां तो काल ही पहुंचा। अब वो काल का मतलब समय ले या कुछ और ले, ये उसके ऊपर बात हो जाती है। तो इन सब त्रुटियों से बचने के लिए हमें वर्तनी पर ध्यान देना होता है। भाषा में अधिक अंतर नहीं आ पाए, वही अर्थ प्रकट हो जो लेखक चाहता है, लेखक करता था, और इसके लिए शब्दों के मानक रूप का ही प्रयोग करना चाहिए। देखिए, भाषा में मानक कुछ भी नहीं हो पाता है। व्याकरण भाषा का अनुसरण करता है। कई बार व्याकरणिक नियम भी बदलने पड़ जाते हैं, क्योंकि समाज जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहा होता है उसका असर व्याकरण पर अवश्य पड़ेगा। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे लोग जोर डालते हैं, दबाव डालते हैं, तो कई एक कानून बदलते हैं, आपने देखा होगा, एक्ट बदलते हैं, अधिनियम नियम बदलते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बदलते हैं। तो व्याकरण भी इंसान का ही बनाया हुआ रूल रेगुलेशन है, उसमें भी बदलाव स्वाभाविक हो जाता है। और ये कोई दबाव नहीं डालता, बल्कि वैयाकरण जो हैं, जो व्याकरण की रचना कर रहे होते हैं, वो स्वतः इस तरफ बढ़ जाते हैं कि भाई लगता है कुछ अब हमें अलग भी चीजें बतानी पड़ेंगी, या अलग नियमों में कुछ संशोधन करते हुए कुछ नियम बढ़ाने पड़ेंगे या कुछ नियम घटाने पड़ेंगे। आज आप सबने देखा होगा, दिन में एक मैंने पोस्ट डाला था, उसमें बहुत पुराने प्रकार से लिपि का प्रयोग देखा होगा आपने, ध्यान है सबको? कोई बताएंगे? हेलो, कनेक्शन लाइव है? हेलो, हाँ सर, लाइव है सर। हाँ, तो बीच बीच में बोलते रहिए भाई, नहीं तो फिर वो विखंडित हो जाती है बात। क्योंकि मुझे आमने सामने की कक्षाओं का अधिक अनुभव है। तो आपने देखा कि उसमें कुछ चीजें मैंने देखी, इसलिए मैंने डालने की हिम्मत जुटाई कि किस प्रकार से लिपि में अगर आप देखेंगे तो लिपि किस प्रकार से पहले प्रयुक्त हो रही थी, गणित में खासकर रुपए पैसे के चिन्ह किस प्रकार से अलग ही प्रकार के प्रतीत हो रहे थे, और आप शायद उसके लिए काफी जद्दोजहद हमें करनी पड़ जाए कि आखिर इस जो पर्टिकुलर ये है हमारे सामने, उसमें रुपए पैसे का मतलब कैसे निकाला जाए। अब अगर ये आपको ध्यान है तो उसमें शीशी के डाक खर्च अलग से पहले होम्योपैथी में 10 के साथ में 3 खड़ी डंडियां 2 पड़ी डंडियां, ये दिखाई दिया होगा। अब इसका सीधा सा मतलब है 10 रुपए, और 3 डंडियों का मतलब है 12 आने, मतलब 75 पैसे, और 2 फिर पड़ी डंडियां हैं, उनका मतलब है 2 आने। तो 12 आने और ये 2 14 आने, तो 10 रुपए 14 आने, ये हुआ उसका मूल्य। तो देखिए कितना कठिन हुआ करता रहा होगा उन लोगों के लिए इस प्रकार के संकेतों को समझते हुए
आगे बढ़ना। अब ये भी आपने देख ही लिया है कि देवनागरी वर्णमाला जो हमारी मुख्यतः 2 भागों में है, स्वर में और व्यंजन में, और फिर हमारे पास है उनके लिए मात्राओं के चिन्ह। मैं अधिक इन पे नहीं रुकूंगा, आप सबको देख लें, और यदि कोई इसमें अंतर आपको लगता हो या कहीं कुछ लगता हो कि हाँ पूछा जाना चाहिए, तो आप अवश्य पूछिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है हमारे सभी प्रबुद्ध साथी हैं, उनको अवश्य ही मालूम होंगे ये सब चीजें कि किस प्रकार से हम हमारे स्वर हैं, स्वरों पर अनुस्वार और अनुनासिकों का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है, इन सबको बताने का, आपके सामने उपस्थित करने का मात्र केवल इतनी सी वो है कि वर्तनी में जब हम किसी भी शब्द की वर्तनी तय करने लगते हैं तो वहाँ इन सब चीजों का असर पड़ता है। इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देने के कारण ही वर्तनी में कई बार संदेह हो जाता है। लेखन और मुद्रण के 2 या 2 से अधिक रूप कई अन्य लिपियों में प्रचलित हैं। अंग्रेजी के हस्तलेख ही देख लीजिए, घसीट कर लिखे हुए कई शब्दों की वर्तनी हम खुद ही अपने दिमाग से लगाकर निकालते हैं कि भैया अंदाजा लगाओ ये क्या लिखा है, इसमें दिस लिखा है या हिज लिखा है या क्या लिखा है। तो ये सारी चीजें आप सब 2-4 होते रहते होंगे, लेकिन जब मुद्रित शब्दों की बात आती है तो थोड़ा वर्तनी को और शब्दों के रूपाकार को एक व्यवस्थित रूप, एक मानक रूप हम देने का प्रयास करते हैं और देते भी हैं। तो भारत सरकार में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मान्य वर्तनी और शब्द रूप ही अधिक प्रचलन में है। उनका उल्लेख पहले भी कर चुके हैं, अन्यथा फिर भी जहाँ भी उनकी आवश्यकता समझी जाएगी अवश्य किया जाएगा। क्योंकि देखिए जो भी चीजें हमारे कामकाज से जुड़ी होती हैं उनको हम बहुत इग्नोर नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमें उनका प्रयोग करना पड़ता है, करना भी चाहिए। यदि करेंगे नहीं तो फिर उसका जो मानक वाला तत्व है वह खंडित हो जाएगा, फिर उसका कोई मतलब, ये तो ऐसे ही हुआ कि उन्होंने बना के रख दिया और हम उसको देख कर और आगे बढ़ जाएं। तो जिस प्रकार से ट्रैफिक की लाइट का वहां सिपाही खड़ा हो या ना खड़ा हो हमें प्रयोग पालन करना होता है, उसी तरह से भाषा के बारे में ये जो छोटे छोटे नियम बनते हैं, कुछ वर्तनी के बनते हैं, कुछ शब्दों के बनते हैं, कुछ व्याकरण के बनते हैं, इन सब का भी हमें पालन करना चाहिए। और अनुस्वार का प्रयोग कहाँ हो रहा है, कहाँ किस प्रकार से होना है, कहाँ पंचम वर्ण का प्रयोग होना है, ये सब भी उन्होंने निर्धारित कर दिया है। आप लोग इनको अवश्य पढ़ें, उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। आज कोई इस समय ऐसी कोई किताब नहीं है जो PDF फॉर्मेट में आपको गूगल पे सर्च करने पे ना मिल जाए। नहीं होती है तो हमारे साथी ही कुछ लोग उन चीजों को अवश्य उपलब्ध करा देते हैं। अब वर्तनियां शुरू हो जाती हैं, जिसे आपको यहाँ वहां कहाँ जहां तहां, सांप आंत कांटा सांच, ये सही वर्तनियां हैं जो चलती थी। लेकिन चलन में जो रूप है यहाँ वहां कहाँ जहां तहां, सांप आंत कांटा सांच, ये है। आप भ्रमित हो सकते हैं, भ्रमित केवल तभी हो जब पूछे कि दोनों वर्तनी दे दे और पूछे कि कौन सी सही है, तो सही यही है, सांच वाली। क्योंकि उच्चारण में सांच हो जाता है। ये देख लीजिए, आप उच्चारण करके देखिए, जब अगर किसी ने सांच शब्द दोबारा पहले कभी नहीं पढ़ा है सांच, तो वो इसको सांच ही करेगा। और यदि वो पहली बार में ही इसको सांच पढ़ता है तो ब्रिलियंट, कि मतलब उसको शब्द आते हैं कि बिना किसी पूर्वापार संबंध के वो एक शब्द को बिल्कुल सही समझ लेता है। पर इधर जो मैंने दक्षिण के लोगों में देखा है और यहाँ
महाराष्ट्र में भी जो उच्चारण इस बिंदी के कारण है वो कांटा और सांच और आंत, ये वास्तव में ये मैंने उच्चारण लोगों के सुने हैं और बस सुन सकते हैं आप। बाकी बहुत ज्यादा किसी को हम नहीं कह सकते कि नहीं ये नहीं वो भाषा है भाई। देखिए उच्चारण के स्तर पर भाषा में यदि कोई दोष है तो वह आप सिखाने पर ही सीखेगा और कई बार नहीं सीख पाएगा। आप बिहार की तरफ चले जाइए, कलकत्ता की तरफ चले जाइए, सा को शा बोल ही देते हैं, ना चाहते हुए भी उनसे उनके मुंह से निकल जाता है। अच्छे बड़े पढ़े लिखे के भी। अब मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे स्कूल में ही एक टीचर थे, वो सा नहीं बोल पाते थे, सा उनसे अक्सर ही शा हो जाता था। तो एक कुछ लोग ने आके, अब ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ कि उन्होंने लाके और बच्चों में जो है सर्दियों के दिनों में जुराबें बांटी, सॉक्स। तो वो उन्हीं को कहा इनको धन्यवाद कह दीजिए। वो खड़े हुए बोले आई एम वेरी थैंकफुल टू श्री शो एंड शो who has given so many shocks to our children। अब क्या कहेंगे उनको, बेचारा सुनने वाला तो शॉक में आ गया कि मैंने तो शॉक कब दिए, पर हो जाता है। तो ये उच्चारण यही से शुरू, उच्चारण की जो होती है, उच्चारण से ही शुरू हो जाती है लेखन की अशुद्धि। कई बार नहीं भी होती है, लेकिन शुद्ध उच्चारण नहीं होने के कारण भी कई बार वर्तनी लिखने में, खासकर तब जब कोई लेखन में नया नया हो, वह अक्सर ये गलतियां कर दे सकता है। तो हर्ष स्वरों के स्थान पर दीर्घ का उच्चारण करने के कारण कैसी गलतियां हो जाती हैं? आदि या आरंभ में होती हैं, ऊपरयुक्त हो जाता है, ऊ में ऊ बड़ा हो जाता है, अधीन हो जाता है, इधर हो जाता है, ऐकक हो जाता है, अधिक हो जाता है, प्रचलित हो जाता है, अनुचित हो जाता है और अनुचित भी हो जाता है। मतलब ये कहीं भी कुछ भी, आज तो आपके सामने, आपके पास सबसे बड़ी सुविधा है आपका ये जो फटाफट एडिट करके आप उसको अपने, अगर आपके पास स्पेल चेकर है, मैंने डाउनलोड नहीं कर रखा है इस पे, दूसरे कंप्यूटर पर है, तो ये सब चीजें वो आपको गलत लिखने ही नहीं देता है। वहां तो आप उस अपने पीसी को इतना सिखा सकते हैं कि इन सब शब्दों को तुरंत ठीक करके, मतलब ऑटो करेक्ट में डाल दीजिए, वो आपके शब्दों को ठीक करता चला जाएगा। तो वहां भी आप अपनी चीजों को बचा सकते हैं कि हम गलती ना करें। आ का आ, ई का ई, ऊ का ऊ के रूप में अक्सर होता है और कई बार असावधानी से हो जाता है, कई बार जल्दबाजी में हो जाता है, कई बार टंकण में ध्यान नहीं देने के कारण भी हो जाता है। तो जैसे दीर्घीकरण होता है उसी प्रकार से ह्रस्वीकरण भी हो जाता है। वहां दीर्घ स्वरों के स्थान पर ह्रस्व स्वरों या मात्राओं का प्रयोग हो जाता है। उच्चारण दोष के कारण भी ऐसा होता है, तो कई बार असावधानी वश हो जाता है। लेकिन इस प्रकार की त्रुटि भी आरंभ, मध्य और अंत में होने की संभावना रहती है। मतलब जहां मात्रा लगती है वहीं पर वो गलती की भी संभावना रहेगी। आरंभ में आराध्य, आध्यात्मिक, अंचलिक, ईश्वर, ऊपर, आजादी। दिल्ली के काफी लोगों ने सुना होगा आजादी को आजादी बोलते हुए, बाजार को बाजार, साहित्य बीमार, शीर्षक जापानी, जापान, मुंडे नु जापान जाना है आदि। मध्य में परीक्षा, जुलूस, 32, 38, 40 गिनती वाले जो हैं उन खूब होता है। आलू, हिंदू, लागू, चालू आदि इस प्रकार के आपको मिल सकते हैं। हालांकि ये छोटी छोटी हैं, लेकिन
ये असावधानी वशी होती हैं, कोई भी जानबूझकर इनको नहीं करता है। खासकर जो बीए कर चुका है, एमए कर रहा है कर चुका है, तो उसको कम से कम वर्तनी का इतना ध्यान हो जाता है। और ये लोग की समस्या भी होती है, लेकिन ये सब अल्प शिक्षित में या लेखन में सावधानी बस हो जाए तो होती है, नहीं तो नहीं होती है। और कई बार आगम हो जाता है। कुछ लोग स्कूल को स्कूल बोलते हैं, लेकिन लिखने में कभी भी वो त्रुटि नहीं करते। कुछ जगह पे आप स्कूल को अस्कूल बोलते हुए या स्कूल बोलते हुए भी सुनेंगे, लेकिन यदि वे भी लिखने में जाएं तो कभी भी गलती नहीं करेंगे, लिखना उनका सही रहता है। तो ये कुछ त्रुटियां होती हैं जो बोलने के स्तर पर हैं। विदेशी शब्दों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। अरबी और फारसी भाषाओं से जो हिंदी में आए हैं, उनके लिए निर्धारित ध्वनि चिन्हों का प्रयोग नहीं हो पाता, कई बार असावधानीवश, या हमें ज्ञान नहीं होता, या सही उच्चारण भी नहीं कर पाते। वैसे जो इस बारे में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो नवीनतम व्यवस्था दी है, वह ध्यान में रखनी चाहिए, और वो ये है, उर्दू के जो शब्द हिंदी ने आत्मसात कर लिए हैं, वहां नुक्ते के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं है। तो अब देख लीजिए, जो हिंदी में बहुप्रचलित शब्द हैं, उनके लिए नुक्ते का कोई वो नहीं है। अब नुक्ता फिर भी पूछ रहे हैं लोग, तो प्रणम में है, उन्हें दूर से क्या हर तरह से नमस्कार है। जबकि उर्दू के मूल पाठ या साहित्य का लिप्यंतरण करने में नुक्ता का प्रयोग चलता रहेगा। देखिए, अब दोनों में फर्क है। एक वे शब्द जो हिंदी के अपने बन गए हैं, वहां नुक्ते का प्रयोग हमें करने की जरूरत नहीं, लेकिन उर्दू के मूल पाठ का या साहित्य का लिप्यंतरण जब हम कर रहे हों, किसी कविता या शेर इत्यादि का, तो वहां पर हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। देखते हैं कुछ शब्द जो नुक्ते के कारण गड़बड़ हो सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब देखिए, बोलने में भी इसको आपको ध्यान थोड़ा सा देना पड़ेगा कि उच्चारण जो का और का है, दोनों में फर्क रहता है। कमर का अर्थ कमर कटी है, तो कमर का अर्थ चंद्रमा होता है। कमरी का अर्थ कुर्ती है, तो कमरी का अर्थ चंद्रमा संबंधी होता है। जलील का अर्थ महान है, तो जलील का अर्थ अपमानित है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जलील अहमद किसी का नाम हो सकता है, तो कहीं नुक्ते के चक्कर में उस बेचारे के नाम का गड़बड़ ना हो जाए, तो वहां जरूर सतर्क रहिए कि उस नाम को हम उस व्यक्ति से पूछकर और ढंग से लिखें। नाम बड़ी ही ये नाम की वर्तनी व्यक्ति विशेष कैसा लिख रहा है, उस पर अवश्य ध्यान दीजिए। अगर कोई ब्रज किशोर लिख रहा है, तो ब्रज किशोर ही लिखिए, उसको ब्रिज किशोर मत कर दीजिए, जैसे वो रू की मात्रा वाला। सा तथा शा के स्थान पर सा का प्रयोग, ये भी वाचन में ही अधिक होता है, और सा के स्थान पर शा का प्रयोग, ये भी वाचन में ही ज्यादा होता है। लेकिन कई बार सावधान होना चाहिए। शहर और शहर दोनों ही शब्द सही हैं, अर्थ में अंतर है। इसी तरह से शाम और शाम दोनों ही शब्द सही हैं। शोर और शोर दोनों ही शब्द सही हैं, अर्थ में अंतर है। कहाँ कौन सा शब्द आएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन किश्त नहीं होता, बल्कि किस्त होता है, और किस्ती नहीं बल्कि किश्ती या कश्ती होता है। अब कई बार जो है, जब किस्त ऐसे लिखा तो किश्ती ऐसे नहीं लिखा जाएगा। किश्त किस्त है, किस्त वाला सही है। कैलाश या कैलाश, विद्वानों का कहना कि ये दोनों ही वर्तनी पाणिनि के काल से ही चली आ रही हैं, दोनों को ही सही माना जाता है। कुछ लोग
कैलाश को प्राथमिकता देते हैं तो कुछ लोग कैलाश को, और दोनों ही का प्रयोग भी है। ढा और ढा के स्थान पर ड़ा और ड़ा का प्रयोग अक्सर आपने देखा होगा। रेडियो, सोडा, रोड नहीं है, रेडियो, सोडा, रोड है। ढक्कन, ढाल, निढाल नहीं है, बल्कि ढक्कन, ढाल और निढाल है। इन सब शब्दों से आप सुपरिचित होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आती होगी, जहाँ तक मेरा विश्वास है। यदि आती है तो थोड़ा सतर्क रहिए, और सतर्क रहने का एक ही कारण है, अधिक से अधिक पढ़िए। कोई भी नया शब्द यदि आप उसको देखते हैं शब्दकोश में, अवश्य उसको तलाश कीजिए, उसके अर्थ आप जानेंगे, उसका जो वाक्य प्रयोग है कि कुछ एक शब्दकोशों में वह भी दिया होता है, वो भी आपको ध्यान में आ जाएगा, और ये सब चीजें आपके शब्द भंडार को बढ़ाएंगी। अणा के स्थान पर ना अथवा ना के स्थान पर अणा का प्रयोग, ये भी वाचन में ही अधिक होता है, लेखन में तत्सम और तद्भव शब्दों के भेद में भी यह दिखाई देगा। इस गुण या गुण, प्रणाम और प्रणाम, प्राण या प्राण, वीणा या वीणा, तो दो चीजें एक साथ ही चल रही हैं। वर्तनी ये भी ठीक है, लेकिन ये तद्भव में है, और ये उसके तत्सम वर्तनी है। र अक्षर देवनागरी लिपि का एक ऐसा अक्षर है जो कई रूपों में प्रयुक्त होता है। रा के प्रयोग देख लीजिए, प्रभात में, राम में, गर्भ में और कृपा में। कृपा में रा नहीं है, ये आप सभी जानते ही हैं कि किस प्रकार से रा और प्रभात में रा स्वर रहित है, अर्थात रा का अर्ध रूप है, स्वर सहित है, अर्ध रूप। जिस अक्षर के साथ ये जुड़ा हुआ है वह अक्षर स्वर रहित होता है। तो प और टा, जैसे प्रभात में प आधा है, रा पूरा, ट्र में टा आधा है और रा पूरा है। लेकिन जब ये ऊपर लगता है तो वो वहां पर फिर स्वर रहित हो जाता है, जैसे गर्भ में आप देखेंगे। कृपा में री का रूप रा नहीं, अपितु री की मात्रा है, री के रूप में, ये आप देख सकते हैं। लेकिन कई बार ग्रह और ग्रह दोनों ही शब्द सही है, अर्थ में अंतर है। ब्रज नहीं बल्कि ब्रज शब्द सही है, पर यदि कोई अपना नाम ब्रज किशोर लिखता है तो किसी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं, व्यक्तिगत विषय है। लेकिन अगर ब्रज भाषा लिखना है तो फिर ब्रज ही रहेगा, ब्रज मंडल लिखना है तो भी ब्रज ही रहेगा, और बाकी आप संदेह की इसमें तो कोई गुंजाइश बचती नहीं है कि कहाँ ब्रज और कहाँ ब्रज। ये पुरानी हिंदी की चीजें कुछ मिल जाती हैं, वो ऐसे ही कभी कभी डाल देते हैं हम, तो आप देख सकते हैं कि भविष्य की तरफ से भारत मंत्री पर 1005 रुपए 25 पैसे का दावा। अब अभी समय है, थोड़ा और आगे चल सकते हैं बैरागी जी। हेलो, हाँ जी जी सर। अभी मतलब थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं? हाँ बढ़ाइए सर, बढ़ा दीजिए। अच्छा, अब हिंदी में जो तत्सम शब्द है, ये ध्यान रखिएगा कि हिंदी में तत्सम शब्दों का प्रयोग कोई अचानक ही नहीं होने लगा है, काफी पहले से ही हिंदी में संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलने लगे थे, उपस्थित थे। कोई बताएंगे रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधि अवधि भाषा में। हाँ, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। हाँ दादा नमस्कार, क्या हाल है?
क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा, आप गए थे, मुझे बुलाया है शायद 6 दिसंबर को। हाँ, बता रहा था वो कि आपको पहले कांटेक्ट किया था, तो आपने कहा भैया ये तो बहुत लंबी चौड़ी चीज है। अच्छा। हम्म 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 हम्म, हाँ हाँ। हम्म, सही बात है। हम्म। हाँ, तो वो बता रहे थे 6 तारीख को, 6 दिसंबर को जो है क्लास रहेगी, तो सुबह पहुंच जाना पड़ेगा। 11 बजे के करीब बुलाया है, तो 11 बजे 6 दिसंबर को पहुंच जाऊंगा भाई। हाँ हाँ, वो टॉपिक को बता रहे थे, तो मैंने ही कट कट करवाया। मैंने कहा एआई बहुत लंबी चीज है, एआई को हम सिर्फ टच कर सकते हैं अगर 1 घंटे में चाहोगे, या फिर उनको 2-4 चीजें बता के। तो बाद में उसने कहा नहीं सर, आप उसमें वर्ड के ऊपर ले लीजिएगा, कि वर्ड में हम जो शॉर्टकट्स पहले आपने एक बार समझाए थे सबको, एक बार बता दीजिएगा, तो उस तरह से। हम्म हम्म, हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। हाँ हाँ। हम्म। चलो ठीक है, और बताइए, बाकी ठीक है? हुँ, अच्छा। अभी भी मेरी एक कक्षा चली गई थी, उसी में अभी लगा हुआ हूँ। और मैं कर लेता हूँ, अभी 10 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ, फ्री हो जाऊँगा मैं। हाँ, हाँ जी, बैरागी जी। सर मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, मैं जा रहा हूँ, मतलब कल रात से सोया नहीं हूँ ढंग से, अच्छा, तो तो थोड़ी बाकी ज्यादा ही थकान है। अभी 20 हाँ। एक लोग ही बचे हैं, तो अगर आप सभी कहें तो हम तत्सम तद्भव के बारे में बाद में ले लें कक्षा? नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, हाँ। हाँ जी। हो जाएगा वो तो, कैन उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी 15-20 मिनट और हम ले सकते हैं। तो कोई नहीं सर, आप कंटिन्यू कर लो, मैं हाँ, फिर ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट ठीक है। क्लास में देखेंगे। हाँ, हाँ, ठीक है। ओके, आप थैंक आप चलिए आराम से, यू। कोई बात नहीं। तो अभी हमने हमारा प्रश्न जो था आपके सामने, वो ये था कि रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है, ठीक है? एग्रीड? जी सर। इसमें संस्कृत के कितने शब्द होंगे? अगर हम मतलब जस्ट ऐसे ही निकालने लगे, प्रोपोर्शन निकालने लगे, कितना लगता होगा? बहुत है। एक ही चौपाई में आपको 50% का जो है वे मिल जाएगा। एक चौपाई उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। अब देख लीजिए, गगन भी तत्सम है, चढ़ई ये हिंदी का हो गया, रज धूल तत्सम है, पवन तत्सम है, प्रसंग तत्सम है। तो इस तरह के बहुत सारे आपको, एक दो नहीं, बहुत सारे शब्द मिलेंगे। उस दिन भी मैंने इसीलिए कहा था कि अगर आप अपनी शब्द संपदा बढ़ाना चाहते हैं, तो अवश्य बढ़ाइए। अ, गवने तुरत निकेत। अब निकेत पूरी तरह से तत्सम शब्द है। तुरत, तुरंत का तुरंत है, और फिर तुरत है, एक तद्भव है और एक तत्सम है। अ, इन सब आप और भी देख सकते हैं। पदज रुचिर नख सस दुत हरना। पदज पैर की उंगलियों को
पदज कहते हैं। और रुचिर भी संस्कृत तत्सम, नख भी तत्सम और पदज भी। तो और ससि दुति ये तद्भव, संस्कृत से ही लिया है लेकिन तद्भव हो गए। शशि का ससि हो गया, द्वितीय का द्युति हो गया और हरण का हरना हो गया। तो ये एक मान के चलिए कि जिस प्रकार से फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश भाषाओं में लैटिन से शब्द लेकर भाषा को समृद्ध किया गया है, उसी प्रकार से हम अपने न केवल संस्कृत से बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं से भी शब्दों को लेकर अपने शब्द भंडार को बढ़ा सकते हैं। एक अंग्रेज राइटर थे हेनरी केलॉग, उन्होंने अपनी ग्रामर में लिखा है कि हिंदी भाषा में संस्कृत शब्दों की संख्या 90% तक हो सकती है और ये दो रूपों में है, तत्सम और तद्भव। तद्भव वे जिनमें कुछ विकार आ गया है, सभी जानते हैं, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा इस बारे में। और तत्सम वे कि जब वे शब्द जो संस्कृत के वैसे यथारूप आ गए हैं, लेकिन यहाँ दो तीन चीजों का भ्रम है। शब्द तो हमने ज्यों का त्यों ले लिया है, पर अर्थ उसका बदल गया है, तो उसको क्या कहा जाए, तत्सम कहा जाए या तद्भव कहा जाए? विचारणीय विषय हो सकता है, लेकिन शब्द के स्तर पर देखें तो तत्सम कह सकते हैं, कहते भी हैं। तत्सम शब्द संज्ञा के हैं, इनमें कारक संबंधी परिवर्तन नहीं लिए जाते हैं। जो कारक विभक्तियां लगती हैं, रामः रामो रामा, रामस्य रामस्य राम, इस प्रकार की जो विभक्तियां हैं, वे विभक्तियां हम नहीं लेते, केवल और केवल प्रथम पद जो है उसको ले लेते हैं राम। यत्न, अग्नि, धेनु, पितृ, मातृ, दाता, माता, पिता, ये उसके जो वाक्य तद्भव रूप। फिर इसी प्रकार से संस्कृत के जो तुलनात्मक और श्रेष्ठता सूचक प्रत्यय हैं, वे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, थोड़े से परिवर्तन कर लिए जाते हैं, लेकिन जो कारक संबंधी परिवर्तन है कई बार यथावत भी हम रखते हैं। जैसे मंद से मंदतर, मंदतम, पुण्य से पुण्यतर, पुण्यतम, ये डिग्रीज के जो विशेषण वाले श्रेष्ठता सूचक तुलनात्मक प्रत्यय जो लगे हुए हैं। उच्च से उच्चतर, उच्चतम, केवल संज्ञा पदों में ही हम विभक्तियों को साथ में नहीं लेते हैं। अब ये आपने इनके देख लिए कि किस प्रकार से हमारे सामने इन शब्दों के रूप अलग अलग आ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इनको पहचानने की कोई विधि बता दीजिए, तो एक ऐसी सर्वसुलभ विधि मुझे आज तक नहीं मिली, केवल और केवल अभ्यास ही है। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे केवल विधि बता देने से कोई मैराथन नहीं जीत सकता, उसको दौड़ना पड़ेगा और रोज दौड़ेगा तब जाके वो इस लायक बनेगा, उसका स्टेमिना बनेगा कि वो आगे बढ़ के मैराथन जीते। जब अनुवाद और भाषा की बात आती है तो वहां भी यह स्थिति पूरी तरह से लागू होती है। हमें अभ्यास और नित्य अभ्यास ही एक ऐसी चीज है जो हमारे शब्द भंडार को बढ़ाएगी, हमारे वाक्य रचना को बढ़िया बनाएगी, उत्तम बनाएगी, और हमारी जो वर्तनी संबंधी दोष हो सकते हैं या त्रुटियां हो सकती हैं, उनको न्यूनतम करने में हमारे लिए लाभदायक रहेगी। इन्हीं चीजों को जब मैं देख रहा था तत्सम और तद्भव में ही, तो मुझे एक शब्द मिले
उर्वरा, हिंदी में उर्वरा शब्द भूमि अथवा इसके वाचक शब्दों के विशेषण के रूप में उपजाऊ अर्थ में प्रचलित है। उर्वरा भूमि संस्कृत में भी है, संस्कृत का ही है, लेकिन वहां भी उसके अर्थ वही हैं जो हम हिंदी में लेते हैं। लेकिन आरंभिक अर्थ में जो केवल खेती के लिए प्रयुक्त होने वाली भूमि होती थी, उसी को उर्वरा लेकर किया गया था कि केवल खेती की भूमि को उर्वरा कहते थे। ऐसे ही एक शब्द है निशि, और निशि रात्र के रूप में प्रचलित है। अब ये समस्त पद है और इसीलिए जब हम इसका प्रयोग हिंदी में करते हैं तो ये निशा बन जाता है। लेकिन मूल संस्कृत का जो था वह केवल रात्रि नहीं होता था, ऐसा जो संस्कृत के निघंटु हैं, जो दूसरे आप देखते होंगे अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, उनमें फिर शब्द साहचर्य भी एक ही ऐसी ही बस चीज है कि जिसमें अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। वही शब्द ये देखिए आपको अनुवाद में भी काम आएंगे। कुछ आप अगर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जब कोई कहेगा कैपिटल सिटी तो आप राजधानी लेंगे, लेकिन कैपिटल लेटर अगर कहेगा तो अब कैपिटल का मतलब क्या लेंगे? पूंजी। जी, कैपिटल लेटर। बड़े अक्षर के शब्द। हाँ, बड़े अक्षर के शब्द। देखिए, और कैपिटल फंड रहा तो जी लेंगे सर। वो पूंजी। अब पूंजी हो जाएगी। इसको मूलधन भी कहते हैं, कैपिटल फंड को प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं। तो देखिए एक ही शब्द था, तीन जगह पे तीन रूपों में गया और तीन अर्थ उसने आपको हिंदी में दिए। तो ये देखिए कि साहचर्य से केवल अंग्रेजी का ही नहीं, हिंदी के शब्द भी आपको इस तरह के मिलेंगे और फिर प्रसंग के अनुसार ही आपको उसके अर्थ लेने होंगे, साहचर्य के अनुसार लेने होंगे। वही बात संस्कृत और के जो शब्द हमारे पास हिंदी में हम प्रयोग करते हैं तत्सम रूप में या तद्भव रूप में, अब कुछ बता देंगे कि भाई कहीं ये वर्ण नहीं है, इस वर्ण की जगह वो वर्ण है, तो वो ऐसा मैं आज तक वास्तव में बता रहा हूँ, मैं ये जबरदस्ती का मैं आपके ऊपर थोपूंगा नहीं कि आप मेरी इस बात को मानकर ही उसके लिए आगे चलिए, लेकिन नहीं, इसके लिए आपको जो न केवल आपके शब्दकोशों को देखना होगा, बल्कि जो अच्छी व्याकरण की पुस्तकें हैं उनको भी अवश्य देखिए। ऐसे ही आपसे अगर पूछा जाए कि वर्ष का क्या मतलब होता है, संकोच मत कीजिए, बताइए, कोई गलती नहीं होगी। अवस्था। है?
वर्ष वर्ष। वर्ष का हम्म, अवस्था बोल सकते हैं एक, हाँ और साल के अर्थ में भी आता है, कौन सा साल है। हाँ ठीक है। और भारत वर्ष जब हम कहते हैं तो यहाँ वर्ष का क्या मतलब है? देश। देख लीजिए कहाँ कहाँ हम तो दो ही में अटके हुए थे, साल, अवस्था वगैरह वगैरह, ये तो देश का भी अर्थ दे गया। तो देखिए किस तरह से शब्दों के अर्थ न केवल पूरे वाक्य और पूरे पाठ और पूरे पैराग्राफ या पूरे के पूरी किताब के आधार पर बदल जाते हैं, बल्कि उनके साथ किस शब्द का जोड़ हुआ है उसके साथ भी बदल जाते हैं। तो इसी में ही वर्तनी को ही प्रभावित करने वाली एक बहुत अच्छी चीज है, वो है समास। जब हम समस्त पद का निर्माण करते हैं या समस्त पद का प्रयोग करते हैं तो कई बार शब्द को अलग अलग लिखकर मिल जाते हैं शब्द। लेकिन ये तो आप भी मानेंगे कि उपकार में न तो कार अंग्रेजी का है और न उप जो है, क्या है, उपसर्ग या प्रत्यय, मैं तो भूल जाता हूँ आजकल, आप ही लोग बताइए। उपसर्ग है सर। है? उपसर्ग है सर। उपसर्ग है। तो उपकार में उप क्या है? नहीं है। और उपकार की कोई संधि भी नहीं है। सोचिए, हो सकता है मैं गलत हूं भाई। तो इस तरह के जो कई आपको मतलब अचानक ही कोई शब्द आ जाता है कि इसको हम अलग लिखें कि मिला के लिखें, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो समस्त पद हैं उनको हम मिला के लिखते हैं, लेकिन जो समास है, कौन सा समास है, इस पर निर्भर करता है। जैसे माता पिता, माता और डैश पिता, या चल अचल, चल और अचल। तो इसी यदि संधि होती तो बन जाता चलाचल, लेकिन चलाचल, अब चलाचल को दोनों को अलग कर दीजिए तो शब्द देख लीजिए दो अलग बन गए। ये आपको भ्रमित करने में हम खुद ही भ्रमित हो जाते हैं कई बार इन शब्दों को सुनकर, पढ़कर, देखकर। अब आपके सवाल जो हैं 10 मिनट 15 मिनट जो भी आप पूछना चाहें। सर एक प्रमाण पत्र वाला उदाहरण भी बता दीजिए, बड़ा रोचक उदाहरण है वो भी। प्रमाण पत्र तो मिला के ही लिखना चाहिए। सर मिला के मतलब एक ही शिरोरेखा रहेगी। और मिला के, और यही मतलब होता है भाई, मिला के मतलब शिरोरेखा की आप अलग अलग लिख देंगे तो प्रमाण और पत्र, प्रमाण का पत्र देना है ना, या पत्र के लिए प्रमाण देना है, दोनों अलग अलग लिखेंगे तो दोनों के अर्थ भी तो अलग अलग ही निकल जाएंगे ना। आप देखिए, जैसे आप लोग आजकल काफी पढ़ रहे होंगे और उस पढ़ने में कई बार क्या होता है कि कुछ शरीर जब याददाश्त कम हो जाती है तो ऐसा अक्सर होता है। जैसे आप देखिए, हाँ, जैसे महाप्रबंधक आता है, अब महा और प्रबंधक को अलग अलग लिखने का कोई तुक नहीं है, महा और प्रबंधक दोनों मिला के लिखे जाते हैं तब उनका सही अर्थ बनता है। अलग अलग लिखने पे महाशब्द अलग ही अर्थ दे सकता है। हालांकि लोग अलग भी लिख देते हैं, पूर्वापर संबंध के आधार पर अभ्यासवश
गलत को भी सही पढ़ने की कई बार हमको करनी ही होती है कवायद, और उसको हम पढ़ते भी सही हैं। लेकिन जो आप ये देखिए कि जो समाज के बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे, तो उस समय आपको और भी चीजें मैं बताने में सक्षम रहूंगा, क्योंकि व्याकरण को हम किस प्रकार से आत्मसात करते हैं, नहीं कर पाते हैं। कई बार लिखकर, देखकर, पढ़कर, और जो इस समय आजकल जो भ्रमित करने वाली चीजें आपको बहुत मिल रही होंगी, आती भी हैं। कोश के ही दो रूप मिल जाएंगे आपको, कोश भी मिलेगा, कोश भी मिलेगा। मतलब एक में श है शरीफ वाला और दूसरे में श है षटकोण वाला। तो अब अलगाव किया गया, और किया गया यही कि जो शब्दकोश होता है उसको हम श, शरीफ वाला श जो है उसमें शब्दकोश, और जो धन के लिए होता है कोशागार, कोशपाल, उसमें हम जो षटकोण वाला श है उसको हम निर्धारित कर दिया गया है। तो इन सब चीजों को भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से शब्दों का निर्धारण, अभी जो हम मानक वाली बात कर रहे थे, वह मानक तत्व यहीं पर आता है कि किस प्रकार से हम इन सब चीजों को एक निश्चित रूप देते हैं, ताकि अर्थ बोध में किसी भी प्रकार की शंका अथवा त्रुटि न होने पाए। सर, जैसे कि प्रमाण पत्र जो शब्द है वो अगर हम लोग एक साथ लिख रहे हैं तो उसका अनुवाद सर्टिफिकेट है, लेकिन अगर हम इसको संज्ञा बनाते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं, तो उसका अनुवाद क्या हो जाएगा सर? प्रमाणीकरण। प्रमाणन, प्रमाणन। अच्छा, प्रमाणन हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ठीक है सर। प्रमाणीकरण भी लिखते हैं। वो आजकल शन के लिए करण का बहुत व्यापक प्रयोग होने लगा है, लेकिन अगर सही प्रकार से तत्सम शब्द या संस्कृत की तरफ हम जाएंगे तो प्रमाण से प्रमाणित, प्रमाणन, ये दो शब्द बनते हैं। प्रमाणीकरण भी आप गलत नहीं कह रहे हैं, प्रमाणीकरण भी चलता है, कई जगह लिखा भी देखा है, लोग प्रयोग में भी लेते हैं और समझते भी हैं। तो शब्दों में विकास होता है, जो भी आप बात कर रहे हैं शब्दों में। हम अब जैसे एक शब्द है एवियोनिक्स, एवियोन और इक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का ICS एवियोन में, एविएशन वाले में शन हटा दिया, एवियो लिया, एवियोनिक्स लिया, नया अर्थ उसके साथ जोड़ दिया। तो ये भी चलता है, ये सभी भाषाएं करती हैं, हिंदी भी कर रही है। और उसमें जो अभी आपने पूछा, प्रमाणीकरण भी शब्द गलत नहीं है, लेकिन अगर आप शब्द की सही व्याख्या में जाए तो प्रमाणन प्रयोग होना चाहिए, लेकिन अधिक प्रयोग में प्रमाणीकरण है। तो सर्टिफिकेशन, प्रमाणीकरण, वेरिफिकेशन, सत्यापन। अब देख लीजिए, सत्यापनीकरण तो नहीं लिख रहे हैं ना, वहां सत्यापन ही लिख रहे हैं। जी सर, जी। सर, एक और प्रश्न था मेरा। हाँ जी सर, एक और प्रश्न था स्वर के संदर्भ में, जो हमारे जैसे अभी हालिया जो ये PDF आई है डायरेक्टरेट से, तो उसमें 11 कुल मूल स्वर है। तो कई जगह परीक्षा पत्रों में मैंने देखा, मैंने समूह में भी साझा किया था कि वहां अभी भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सर मूल स्वर से, मूल स्वर और द्विगुण स्वर, और ये मतलब अ ई को संयुक्त स्वर, ऐसे करके प्रश्न। तो सर, जबकि निर्धारित हो चुका है कि कुल 11 ही मूल स्वर है, तो फिर संयुक्त स्वर का पूछा जाना क्या युक्तियुक्त होगा? देखो, ऐसा है कि सही बात तो यह है
प्रश्न युक्त नहीं है, क्योंकि ये जो मूल स्वर और संयुक्त स्वर वाली बात है वह केवल संस्कृत के लिए लागू हुआ करती थी, क्योंकि उसमें जो माहेश्वर सूत्र है वह केवल अयुलृ आ ई उ लृ, उसके बाद के जो हैं वो आ और आ का संगम आ कहलाया, उ और उ का संगम उ कहलाया। अब वो उसके लिए तो पूरा वो माहेश्वर सूत्र जब पढ़ाते थे तो आ से परे आ हो तो आ हो जाता है, उ से परे उ हो तो उ हो जाता है, वगैरह वगैरह। इस तरह से वहां तो संयुक्त की एक व्यवस्था है, लेकिन हिंदी में इस प्रकार के जो संयुक्त स्वर वाली व्यवस्था है, अब कई प्रश्नों का तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वो आपको संस्कृत की लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर पूछ रहा है प्रश्न, अथवा जो हमारी हिंदी की सामान्य व्याकरण है जिनके आधार पर हमने हिंदी सीखी है उन शब्दों को पूछना चाह रहे हैं। कई बार वास्तव में आपने प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं बैफल हो जाता हूँ, हालांकि जवाब सारे हैं उनके जो प्रश्न है, पर बात ये होती है भाई कि जहां अपने एक एक नंबर की बात हो तो वहां सतर्क रहना पड़ता है थोड़ा सा। अब उन्होंने पूछा है तो ये और भी डाल देना चाहिए कि वो संस्कृत के हिसाब से पूछ रहा है कि हिंदी के हिसाब से पूछ रहा है कि मानक के हिसाब से पूछ रहा है। अगर मानक हिंदी के हिसाब से पूछ रहा है तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो गाइडलाइंस हैं दे विल प्रिवेल। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। सर मैं बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ सर। कहीं कहीं पे ये जो हर्ष स्वर होते हैं ना, उन्हें भी मूल स्वर कहते हैं, सिर्फ 4। मैंने पहले ही कहा कि वो संस्कृत के हिसाब से चलिए तो 4 मूल स्वर हैं। वही तो बात है ना, हिंदी में कहीं भी आपने आज तक पढ़ा हो मूल स्वर 4 ही हैं, तो उस हिसाब से तो अंग्रेजी के कितने स्वर हैं बताइए सर 6। कौन कौन से? सर ए आई ई ओ यू। तो 5 हुए ना, 6 कहाँ से 5 हुए? है। वही 5 हो गए? मतलब 5 हो गए? गलती हुई। ठीक है, जी सॉरी। 5 हाँ हो सर, गए। इनको अभी बैठे बैठे 11 करूं? बोलिए, कर लीजिए सर। सुनिए अब। पा में वी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड, हो गए 12? स्टेनो वाले हैं सर। 12 हुए भाई, बोलो। हाँ सर, हाँ सर। और आई आउ ऊ, ये डिप्थोंग्स जो हुए, मतलब गड़बड़ वहां भी है, लेकिन वहां ए ई आई ओ यू इस पर ही सब इतने को ही सिखाकर और इति श्री मान लेते हैं। लेकिन भाई बाद में चलकर आपको और भी तो उच्चारण लेने हैं, तो सारे शब्दों को सारे उच्चारों को आप कैसे लेंगे? और अगर मूल स्वर 4 ही हैं तो फिर केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 11 क्यों लिख दिए कि मूल स्वर 11 है? भाई आप कोई प्रमाण मांगेगा ना आपको कि आप 11 क्यों 4 क्यों बता रहे हैं और 11 क्यों नहीं मान रहे? आपने बात सही कही है, प्रश्नकर्ता कैसा भी प्रश्न बना सकता है क्योंकि उसको प्रश्न करने का पूरा अधिकार है, पर वो क्या प्रश्न कर रहा है? अब आपको मैं अपने एक इंटरव्यू की बात बताता हूँ, मतलब प्रमोशन दांव पे लगा हुआ था। डीमोनेटाइजेशन, आपने ये शब्द खूब सुना होगा, सन 2015 का शब्द है डीमोनेटाइजेशन अंग्रेजी में। इसकी हिंदी क्या बनी थी, याद है किसी को? सर विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण। हैं? विमुद्रीकरण कह सकते हैं। कह सकते नहीं, यही है। और अखबारों में क्या चली थी? नोटबंदी। 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 अब मेरी खिंचाई इसी पर हुई कि आपने इतना भारी शब्द लिख दिया है जो कि किसी को समझ में ही नहीं आया। कैसे डिफेंड? आपने क्या तर्क दिया सर? आपने क्या तर्क दिया? हमारे मैंने साथ भी ये समस्या आती है। बताइए। तर्क ये रहा कि चूंकि उन दिनों डीसीएम का भी काम काफी मैं देखता था, करेंसी मैनेजमेंट का जो था,
तो शब्द वहीं से गया था। मुझे मालूम था। तो मैंने कहा सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शब्द बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने ये कहा कि अखबारों में तो नोटबंदी चल रहा है, कितना आसान शब्द है, सबके दिमाग पर चढ़ गया है। मैंने कहा सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन आज ही जो दूसरा सर्कुलर भी हम लोगों ने निकाला है वो है रीमोनेटाइजेशन। अब अगर विमुद्रीकरण मेरा गया है तो उसको मैं पुनर्मुद्रीकरण या पुनः मुद्राकरण कर सकता हूँ, लेकिन नोटबंदी को मैं क्या करूंगा? नोट खुल्ली करूंगा या नोट खुलाईकरण करूंगा? तो हंसने लगे, बोले बात तो सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी आसान शब्द लेना चाहिए। तो इस तरह की चीजें भी आपके सामने आ जाती हैं कई बार। तो यहाँ आपको अपने शब्दों में, यदि आपका शब्द ज्ञान होगा तो शब्दों में आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। अब मित्रों बिल्कुल पूरी तरह से आप ये बात मान के चलिए, कोई भी शब्द कठिन नहीं होता, सभी शब्द आसान होते हैं, केवल और केवल अपरिचित होने के कारण वे हमें से दूर रहते हैं। और हम जिन शब्दों से परिचित होते हैं वो मुख्यतः 1, 2 और 3 सिलेबल के होते हैं। उसके बाद के जो शब्द होते हैं वे सब हम फिर सायास, सप्रयत्न याद करते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, और फिर उनके जो है दूसरे शब्द उनसे जो बनते हैं, समस्त पद भी जो हम बनाते हैं, आप बोल के देख लीजिए। आप एक बार में या तो 2 का युग्म लेते हैं या 3 का लेते हैं, 5 का हुआ तो 2 और 3 में उसको कन्वर्ट करते हैं, 4 का हुआ तो 2 और 2 में कन्वर्ट करते हैं, इससे बड़ा हुआ तो भी 2 और 4 और 3 और 5, इसी तरह से आपके कन्वर्शन जो है बनते चले जाते हैं। आप अभ्यास करके देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। सहमत हैं आप बात से या मैं यूं ही कह गया? बिल्कुल सर, 100% सहमत हैं। होता है ये, यहाँ तो क्या है कि बस एक ही वो अलाप रहता है कि सरल शब्द, संदर्भ नहीं समझते हैं किस संदर्भ में किस शब्द का प्रयोग करना है, पाठक वर्ग नहीं समझते हैं कि कौन लक्षित पाठक वर्ग है। बस ये जो तैयारी करवाते हैं उस स्तर पर भी मैंने देखा है, जब मैं कर रहा था तब भी यह देखा है। पर वही है, जैसा आपने बताया कि प्रयास करते रहना चाहिए, और अपरिचित जैसा कुछ होता नहीं है, पढ़ते रहेंगे तो बहुत से शब्द जो है हमारी शब्द संपदा के भाग होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली सर आपने, बहुत अच्छा बिंदु बताया, धन्यवाद। तो अगली कक्षा सर में हाँ बोलिए। सर सादर प्रणाम। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने अपना ज्ञान का भंडार हम सबके साथ साझा किया। आपने जैसा कि बताया कि प्रमाण पत्र के बीच कोई सेपरेशन नहीं होता है, उसको एक साथ लिखते हैं, और ऐसा लगा कि जैसे हमारी आंख के सामने से कोई पर्दा हट गया हो, क्योंकि बचपन से ही स्कूल में, विद्यालयों में ये देखा गया है कि हम प्रमाण पत्र को अलग लिखते हैं, प्रमाण अलग और पत्र अलग। तो सर इस दिशा में कैसे प्रयास किए जाने चाहिए या क्या किया जाना चाहिए कि जो बचपन से ही बच्चे सतर्क रहें और उन्हें शब्दों का भली भांति ज्ञान हो सके कि वो ठीक लिखें। जो ये शायद जैसे कि मैं आज तक प्रमाण पत्र एक साथ ही लिखती आ रही थी, और आजीवन लिखती अगर आपकी ये कक्षा मेरे नसीब में नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं कि क्योंकि पढ़ाया तो हमें टीचर्स नहीं है बचपन से, तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये चीज, क्योंकि ये बहुत भाषा, एक कहते हैं हमारी भाषा हमारी पहचान होती है, तो प्लीज अगर आप कुछ इस पर बताएं। आपने अपने सवालों का जवाब खुद ही दे दिया है। देखिए, अच्छा गाना गा सकूं मैं या मेरा बच्चा अच्छा गाना गाए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बताएंगे? सर निरंतर सर अभ्यास। भाषा भी वही अभ्यास है, करना होगा। भाषा भी वही है। यदि मैं निरंतर अभ्यास करूंगा, अब देखिए मैं अपने
मेरा जो भाषा ज्ञान है, जो भी है, जैसा भी है, मेरे पिताजी को हिंदी नहीं आती थी, वो उर्दू और गुरमुखी जानते थे, पंजाबी बोलते थे या उर्दू बोलते थे, ये दोनों भाषाएं लिख पढ़ लेते थे, लेकिन हिंदी नहीं लिख पढ़ पाते थे। लाहौर में पैदा हुए थे बेचारे, नहीं सीख पाए हिंदी, क्या करें। अब मेरे ताऊजी थे, उनको फारसी आती थी, थोड़ा बहुत वो जो है, आप सुनकर हैरानगी होगी कि जो म्यांमार में जो भाषा बोली जाती है, बंगाली से मिलती जुलती, उड़िया से मिलती जुलती, उस तरह की वो भाषा जानते थे, बोलते थे, क्योंकि वो वहाँ पैदा हुए थे। तो मेरा परिवार ही काफी जो है बड़ा विचित्र सा रहा। उसमें भी मैं किस प्रकार से, कैसे मैंने हिंदी सीख ली, कहाँ से सीख ली, ये तो भगवान ही जाने। पर यह है कि उन कारणों से मेरा भाषा ज्ञान जो है काफी अच्छा हो गया। मुझे अरबी फारसी का भी बहुत अच्छी वो प्रशिक्षण दे गए। अब प्रयोग में नहीं है तो अब उतना लेखन और पाठन में सब चीजें विस्मृत होती चली गई, क्योंकि कभी प्रयोग ही नहीं किया। लेकिन ये है कि जो शब्दों को लेकर शुरू से ही, आरंभ से ही मेरे मन में एक उत्कंठा बनती चली गई कि किस प्रकार से हम सही शब्द बोलें, सही शब्दों का उच्चारण करें। ये न केवल आपके परिवेश पर निर्भर करता है, बल्कि स्वयं आप पर भी निर्भर करता है। जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, और पढ़ने का काम आप बोल कर करेंगे, बच्चों को भी कहेंगे कि भैया बोल के पढ़ो, तो यह होगा कि वे भी, उनको भी एक अच्छी आदत पड़ेगी। क्योंकि बोलने से, देखिए, ये आपको एग्जाम की तैयारी के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। जब आप बोल के पढ़ते हैं तो कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य, कोई भी सिद्धांत अथवा कोई भी उत्तर है या कोई भी पदबंध है, वह आपके दिमाग में 3 प्रकार से जाता है। आंखों ने देखा, मुंह ने बोला, कानों ने सुना। तो अब ये जो त्रायो जाती है आपके दिमाग में, कोई भी इस त्रायो से, पहले देखिए बच्चे जो है, बच्चों को गाना गा गा के क्यों पढ़ाने का वो था, या बच्चों को जोर जोर से क्यों पढ़ाया जाता था, ताकि उनका जो उच्चारण है वह ठीक हो जाए, उनका जो शब्द ज्ञान है वह 3 प्रकार से प्रभावित हो। बोलना कैसे है, सुनना भी तो उतना ही जरूरी है। जो भी हम सुनेंगे उसके लिए हमारे कान भी वैसे ही अभ्यस्त होने चाहिए कि वे जो बोला गया है उसको वही सुने, वरना वहां भी गड़बड़ हो जाती है। आप एक चीज देखिए, एक बड़ा प्रसिद्ध गाना है, कान्हा कान्हा आन पड़ी में तेरे द्वार। तो हमारे पड़ोस में थे, वो उसको कान्हा नहीं कहते थे, वो कान्हा कहते थे। नहीं उनको समझ में आया। मैंने कहा चाचा जी ये तो कान्हा है। तो बोले नहीं यार, बेटा मैं तो सोच रहा था तो कान्हा है। तो ये केवल अभ्यास की बात होती है। आप जितना अच्छा अभ्यास करेंगे उतना ही आपको आपका सब शब्द भंडार बढ़ेगा और आप चीजों को समझेंगे। सर कुछ शब्द हैं तो उनको पूछना था कि ये तत्सम है या तद्भव है। बताइए। सर सेना, वसंत, निधि, कमल, ये तत्सम शब्द है ना? फिर से बोलिए। सेना, सेना, निधि, हाँ निधि, हाँ निधि नहीं, निधि, निधि और नदी, नदी, कमल। कमल की व्युत्पत्ति तो मुझे तत्सम ही रहेगी, क्योंकि कालिदास ने लिखा हुआ है कमलेन कमलोत्पत्ति न श्रूयते न दृश्यमान। तो कमल से कमल की उत्पत्ति सुनी है, तो ये कमल तो तत्सम हुआ। केवल जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जो इसके विभक्ति के हैं वो चिन्ह हट जाते हैं और हम ले लेते हैं। तो कमल, अब अगर विभक्ति चिन्ह कहेंगे तो कोई
इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि ये तो तद्भव हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तत्सम ही कहा जाएगा। इसी तरह से नदी भी तत्सम ही कहा जाएगा। विभक्ति नदी से का नद्य पढ़ा था मैंने कहीं पे, वही है ना? नदी संस्कृत नद्य में और नहीं, मेरे ख्याल से नदी संस्कृत में भी है। संस्कृत में भी है सर, संस्कृत में है हाँ, नदी। नदी नद्याम नद्यो नदी से है भाई, ये संस्कृत में है। एक मिनट जरा मैं चेक कर लेता हूँ, जस्ट 2 मिनट लगेगा। वैसे आप सबके साथ जुड़कर मुझे भी जो है अच्छा पढ़ने का मौका मिल जाता है और नई नई चीजें पता लग जाती हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी सी बात हो गई है। नदी क्या कर रही है? नदी संस्कृत के लिए भाई, आपने बिल्कुल सही, बीच में किसी ने बोला था, बिल्कुल सही है, नदी संस्कृत का ही है, तो ये भी आप तत्सम ही मानिए। और दूसरा और क्या बताया था शब्द? सेना, सेना भी संस्कृत का ही है। वसंत, वसंत, हाँ, वसंत के 2 रूप चलते हैं, एक वसंत है, एक बसंत है। बसंत तद्भव है और वसंत जो है संस्कृत का है। जी जी सर। और हिय, हाँ? हृदय का जो हिय, हृदय, हाँ, हिय हमें छोटी ई, हिय, ये तो तद्भव है ना? ये तो पूरी तरह से तत्व हो गया। ऐसे। पीड़ा, हम्म, पीड़ा, पीड़ा, अद्भुत है आजकल के प्रश्न भी। पीड़ा मेरे तद्भव ख्याल होगा से सर, ये तो पीड़ा तद्भव कहीं होगा पढ़ा सर, था। ये हाँ, तद्भव होता पीर है। पढ़ा था मैंने इसका। पीर 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 तत्सम पीर शब्द होता है। पीर तद्भव है पीर तद्भव है। क्या कि पेड़ पर तद्भव है? सोचिए। पीड़ा मैंने पढ़ा था कहीं तद्भव है। अलग अलग आंसर दिखा रहे सब जगह, इसीलिए। पीड़ा तद्भव होता है, तद्भव होता है पीड़ा। पीड़ा जो देखिए ऐसा है कि अगर संस्कृत के पीड़ा को लिया जाए सर ये बिंदी लग जाती है नीचे तो तो बिंदी फिर वो, लगते ही वो हाँ तद्भव हो जाता है। तद्भव हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन अगर बिंदी नहीं लगी है तो तत्सम है, लेकिन फिर उस पर दोष लग जाएगा कि ये जो है वर्तनी दोष हो गया इसमें। तो यहाँ एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर संस्कृत शब्द का अर्थ पूछना चाह रहा है तो उसका वहां पे होगा अवश्य कि तत्सम, तो फिर वो नहीं ही रह गया, फिर वो तद्भव हो गया। ठीक है, जी सर। बाकी देखिए इन सब चीजों के लिए कोई भी अच्छा शब्दकोश अगर आप अपने पास रखेंगे, अब इस समय मुझे तुरंत नहीं पढ़ रहा था, लेकिन पीड़ा को मैंने चेक किया तो पीड़ा ने बड़ी पीड़ा दी, लेकिन पर उसने ये भी बताया कि पीड़ा और पीड़ा में जो है फर्क, और पीर जो है वह पूरी तरह से उसका आप कह सकते हैं अवधि ब्रज उसमें चला जाता है, और पीर जो है फारसी में भी चला जाता है, तो वहां उसके अर्थ दूसरे हो जाते हैं। जी तो ठीक है, फिर आज का विराम लिया जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए। आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर मेरी बात सुनी, अगर आप लाभान्वित हुए हैं तो मेरा परिश्रम सफल हुआ। और आप अपने प्रश्नों को इस प्रकार से डालते रहिए और मैं प्रयास करूंगा कि मैं उनका कुछ संतोषजनक उत्तर आपको लाकर दे सकूं, क्योंकि सर्वज्ञता का दावा तो मैं नहीं कर सकता। विद्वान हैं वो कर सकते हैं, करते भी होंगे, करना भी चाहिए, लेकिन जो अपनी सीमित जानकारी है उसमें से आपको जो थोड़ा बहुत मैं अतिरिक्त बता पाता हूं, वह मेरे लिए गर्व का विषय है, अच्छी बात है। सर एक अतीश जी हैं, उन्होंने हैंड रेज कर रखा है, अगर वो अपना प्रश्न पूछना चाहें तो। अतीश जी। जी बोलिए। सर एक और प्रश्न था मेरा। हाँ जी। एक जगह पढ़ा था मैंने कि प्रश्न किया जाता है, पूछा नहीं जाता। शुद्ध वाक्य में ही पढ़ रहे थे कहीं पे कि पूछना यह शुद्ध ही है, प्रश्न किया जाता है। तो काफी लोगों से सुना है मैंने, प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो दोनों सही है या कौन सा सही है? मैंने उससे पूछा, ठीक है, हेलो, हाँ मैंने उससे पूछा, इसका क्या अर्थ लेंगे आप? पूछ रहे हैं। प्रश्न इसमें इम्बाइब है ना। हाँ, प्रश्न करना। तो बस प्रश्न किया जाता है। अच्छा भाई पूछा, मैंने पूछा, पूछने में प्रश्न अपने आप ही है ना। देखिए कुछ चीजें ऐसे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो अपने आप में ही बोल देते हैं। प्रश्न पूछा वो द्वैत हो गया, ये वैसे हो गया अश्वमेध यज्ञ। अरे मेध भी तो यज्ञ ही है, लेकिन एक और यज्ञ उसके साथ जोड़ दिया, अश्वमेध यज्ञ, तो ये द्वैत हो गया। तो ऐसे ये चलता है लेकिन इन चीजों में थोड़ा सा सतर्क रहना होता है। प्रश्न किया जाता है, मैं तो प्रश्न किया जाता है उस पर ही लगाऊंगा। फिर भी आपको शंका हो तो। हाँ, मैंने भी पढ़ा है प्रश्न किया जाता है, पर कई लोगों से सुना, जैसे इन्होंने ही कहा, कोई है, प्रश्न पूछा है उन्होंने, तो अभी सोचे कि हम एक बार पूछ लें। नहीं, आपने अच्छा क्या पूछा, क्योंकि पूछना अपने आप में ही एक प्रश्न है। सर इसी पर मैं भी एक बात पूछना चाहूंगी कि सर परीक्षा की तैयारी के लिए कैसे तैयार कर सकता है? मैं भी अभी आज ही मेरा ये वाला टॉपिक खत्म हुआ था, वाक्य शुद्धि का, और मुझे बहुत समस्या आ रही है। मुझे लगता था कि मेरी हिंदी ठीक है, मैं इसमें अधिक गलतियां नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे आपने द्वैत की बात बताई, तो कुछ प्रश्न तो मैं सीनियर से पूछ लेती हूँ, लेकिन सीखने के लिए सर क्या किया जा सकता है, या कैसे ये अपने आप समझ विकसित हो जाएगी समय के साथ? देखिए समय के साथ विकसित होने में कोई बहुत समय नहीं लगता है, लेकिन उसमें आपको पढ़ना ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा। पर संकट आजकल यह है कि बड़े बड़े लेखकों के लेखन में भी आपको थोड़ा बहुत जो है भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। मैं ये नहीं कहता उन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि वस्तुतः होता क्या है, हर व्यक्ति जो मान लीजिए कोई कहानीकार है, कोई कथाकार है, कोई उपन्यासकार है, तो वो भावाभिव्यक्ति कर रहा है, एक प्रकार का प्लॉट लेके चल रहा है, एक प्रकार का कथानक लेके चल रहा है, एक कथानक का सृजन करते हुए पात्रों के अनुरूप, पात्रों की मानसिक स्थिति के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर रहा होता है। तो कतिपय स्थानों पर वह पात्रों के अनुसार भाषा का प्रयोग कर रहा होता है, तो वो वहां पर, अब संस्कृत के ही देख लीजिए उक्तियों में, तिष्ठ तिष्ठ वसंत सेने तिष्ठ। अब इसी का जो थोड़ा सा प्राकृत वाला रूप आ जाएगा तो तिष्ठ का चिट्ठ हो जाता है, चिट्ठ चिट्ठ वसंत सेने चिट्ठ। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे आप, मानक कौन सा मानक, यही बात आती है। तब बात आती है भाषा को संस्कृत अथवा
करने की। संस्कृत का मतलब और कुछ नहीं, संस्कृत का मतलब ही यही है, भाषा को एक शुद्ध, सही, सर्वमान्य रूप देने का प्रयास करना। तो जो संस्कृत को दिया गया उस रूप, तो उसके बाद ही बातें आई कि ता भाषा का संस्कृति, मतलब भाषा और संस्कृत, भाषा अर्थात जो लोक भाषा है, संस्कृत जो मानक भाषा है। यहाँ आप वाक्य प्रयोग है, वाक्य प्रयोग देखिए पूरी तरह से व्याकरण पर आधारित है। अच्छी कोई व्याकरण की किताब ले लीजिए, अवश्य पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। एक वो जो उड़ीसा वाली मुझे व्याकरण की किताब अच्छी लगी। थोड़ा सा जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जारी है शब्दों के लिए वर्तनी इत्यादि के रूप में, इनका प्रयोग आप ले लीजिए। दूसरी चीज, कुछ ही समय के बाद आप खुद ही लगेगा कि इन वाक्यों में रचना दोष हम कहाँ से दूर करें। अखबार की भाषा मत पढ़िए, विनती है आपसे। टीवी, मीडिया, सीरियल, इनकी भाषा पे मत जाइए। आप पुराने ग्रंथ उठा लीजिए, हिंदी के, संस्कृत के। संस्कृत की खैर जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी, लेकिन हिंदी के अच्छे जो लेखन है, और लेखन भी कौन से, जो आपको उपन्यास ना हो, वहाँ आपको थोड़ी बहुत अशुद्धि मिल सकती है। कहानी ना हो, वहाँ भी गड़बड़ मिल सकती है। कविता तो बिल्कुल भी ना हो, वहाँ आपको न केवल शब्द बल्कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, वक्रोक्ति, ध्वनि, सब कुछ का जो है हिसाब किताब लेके चलना होता है। तो वहाँ कविता में भी आपको अच्छे शब्द तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको वाक्य रचना के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को थोड़ा उठा के पढ़ लीजिए। उनके उपन्यासों में भी भाषा की गठन का बहुत अच्छा उन्होंने निर्वाह किया है। आपको जी सर, अच्छे शब्द मिल जाएंगे। और हाँ सर, मैंने भी बाण भट्ट पढ़ा था उनका, काफी पहले ही नेट के लिए एक समय में। तो सर मुझे भी अब तक लगता था कि साहित्यिक जितना पढ़ा उस हिसाब से भाषा ठीक है, लेकिन अब जब जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं और इसकी तैयारी की, और एक आध प्रश्न सर एक तो मुझे मैं अभ्यास कर रही थी तो मुझे समानार्थक शब्दों में जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हुई कि डर होगा या फिर भय होगा। तो मैं इस पर अभी कार्य कर ही रही हूँ, मैं समझ नहीं पाई हूँ अब तक। तो मुझे एक सीनियर ने ही इसका मतलब इसका उपाय बताया था कि उसे आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके देखिए, तो उससे आपको सुविधा हो सकती है। क्योंकि मेरा माध्यम अंग्रेजी है तो मुझे हिंदी को लेकर ज्यादा दिक्कत होती है। पढ़ाई हिंदी में हुई है, लेकिन माध्यम होने के वजह से जो वाक्य शुद्धि के भी जो सरल चीजें हैं, जो शायद कोई बच्चा अमूमन बता देगा कि हाँ इसका तो यही होना चाहिए या इसकी पुनरावृत्ति है यहाँ पर, वो मुझे समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। नहीं, देखिए उसमें क्या होता है कि भाषा कोई भी आप लेके चलिए, यदि आप अपना शब्द चयन, वाक्य रचना, इनमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, तो आपको बाकी की जो चीजें हैं वो स्वतः स्पष्ट होती चली जाएंगी। कारण उसका यही है कि जब भी हम इन सब चीजों को लेते हैं तो हम दो प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। पहला, तो हम अपनी भाषा किसके लिए लिख रहे हैं, हमारा ध्येय क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य भाषा को बताना ही है, या अपना जो है इसको कहते हैं जिनको कठिन काव्य का प्रेत बनना है, या जो है बात को संप्रेषित करना है। अब ये सारे शब्द मैं ढूंढ के बोल रहा हूँ, देखिए, क्योंकि होता क्या है कि जब हम भाषा को इस प्रकार के शब्दों से
बोझिल बनाते हैं तब भाषा जो है बोझिल होना शुरू हो जाती है। बोलते समय सीधी सी बात है कि बोलते समय हम कितना व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए चलते हैं, शायद एक आध का भी नहीं। कहीं हम क्या बात करते समय क्या कॉमा, पूर्ण विराम, अर्धविराम, ब्रैकेट इत्यादि लगाते हैं? नहीं लगाते। लेकिन फिर भी सामने वाले से हम बात करते हैं, समझते हैं और संवाद हमारा पूरा होता है। डर या भय, डर और भय में क्या आपको लगा कि किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए? सर मुझे तो ये वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं आया है। मैं अभी वाक्य शुद्धि ही पढ़ रही थी, तो मुझे उसमें वाक्य शुद्धि में समझ में आया कि ये उच्च स्तर के प्रश्न हैं और यहाँ तक पहुँचने में अभी समय लगेगा, तो मैं समानार्थक शब्द पढ़ रही हूँ इन दिनों। जी, फिर से बोलिएगा जरा, आपने एक दूसरा शब्द बोला है जो। सर समानार्थक शब्द। फिर से बोलिए। समानार्थक शब्द। अब इस शब्द को जरा देखिए, ये ऐसा ही लिखा हुआ है। सर देखना पड़ेगा मुझे, तो मैं देखती हूँ। हाँ, बाद में देख लीजिएगा। अब देखिए क्या है कि हम जिस प्रकार की भाषा का रोज प्रयोग करते हैं, अब एक मेरे बहुत करीबी, बहुत ही जिनका वरद हस्त मेरे ऊपर रहा, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे मार्गदर्शक सब कुछ रहे, वे भी लाहौर के ही पढ़े हुए थे। हिंदी उन्होंने आके पढ़ी थी एमए के सिर्फ 2 साल, ठीक है। और उनकी भाषा का एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, उनकी पुस्तक मेरे सामने पड़ी हुई है। यह विश्वव्याप्त मूल सत्ता से उद्भूत एवं निर्मित उपकरणों के संघात का परिणाम है। विश्व का सृजन किन उपादानों से और किस प्रकार हुआ, यह एक रहस्य है जिसका समाधान करने के लिए युगों से ज्ञान विज्ञान की सहायता लेकर अंतः बाह्य विश्लेषण करने की अविराम चेष्टा की जा रही है। भाषा अभ्यास की चीज है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही जल्दी आप इसमें पारंगत हो जाएंगे। सर कृपया इनका नाम बताएंगे आप, और पुस्तक का नाम भी अगर बता पाए तो। पुस्तक आपको मिलेगी नहीं कहीं। अच्छा। पुस्तक का नाम है मानववाद तथा मानवतावाद, और ये छपवाई थी काफी पहले, मतलब मेरे ख्याल से 1970 के आसपास इन्होंने छपवाई थी। अब कहाँ मिलेगी मैं कह नहीं सकता। मेरे पास एक प्रति पड़ी हुई है, कभी मौका लगेगा तो आपको दे दूंगा। सर मेरा। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। जी सर, मेरा एक और प्रश्न है, यदि समय का अकाल ना हो तो पूछा जाए। नहीं, काल ही काल है, अकाल कहीं भी नहीं है। जी सर, धन्यवाद। सर, हो सकता है कि थोड़ी अभद्र भाषा हो, जो कि मैं प्रयोग तो नहीं करना चाहती, पर मजबूरी के कारण एक पुस्तक मैंने साहित्य अकादमी से, ये लिखा है इस पर, संजीव मुझे पहचानो, और इसमें ऊपर लिखा है द्वितीय संस्करण, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित कृति। ये कुछ बातचीत के दौरान पता चला कि जैसे हम जैसे बच्चों को वो ट्रांसलेशन का, अनुवाद का कार्य देते हैं, तो ये मैंने पुस्तक मंगवा ली, अमेज़न से ऑर्डर तो कर ली, लेकिन इसको मेरा पढ़ने का मन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसमें बस ऐसे ही बीच से खोल के देखी, तो इसमें एक वाक्य था कि मेरी तो बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ऐसी भाषा प्रयोग की गई है कि कुछ जैसे कि आजकल के नौजवान जिनको भाषा की समझ नहीं है, या कहेंगे मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड में जो रह रहे हैं, या इन सब चीजों को वो मॉडर्न होने का वो कहते हैं, मानते हैं सिंबल, उसमें लिखा है मेरी तो ऐसा कुछ लिखा उन्होंने कि कुछ खराब सा लिखा। तो सर ये साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हैं, क्या
ऐसी भाषा को भी ये कहते हैं वेटिंग नहीं होती है, तो ऐसी भाषा को बढ़ावा देते हैं। तो नहीं, आजकल भाषा की जो नई पीढ़ी है, भाषा को क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या वह अश्लील प्रकार की है? जी 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 हाँ, जी तो देखिए, ऐसा है कि ये एक समस्या बहुत बड़ी है, और यह समस्या इतनी बड़ी है कि हम आप इसका निदान नहीं कर सकते हैं। और विशेषकर कुछ नारी लेखकों ने अंग्रेजी लेखिकाओं का अंधानुकरण करते हुए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आरंभ किया। मनु भंडारी का नाम आपने सुना होगा। उनके द्वारा लिखित आपका बंटी मैं स्कूल की लाइब्रेरी से घर ले आया था। मेरे छोटे चाचा ने पढ़ी और पढ़ के मेरी ठुकाई कर दी। मैंने कहा, मार क्यों रहा हूं, मैं स्कूल से ही तो लाया हूँ। बोले, चल तेरे स्कूल चलता हूँ मैं। ले गए, प्रिंसिपल से भी लड़ गए। बोले, ऐसी किताबें आप रखते हैं? और वास्तव में प्रिंसिपल साहब ने भी जब पढ़ा तो उसके बाद उन्होंने मनु भंडारी की सभी किताबों को हटवा दिया था। लेकिन क्या कर सकते हैं। सर ऐसे ही काशी का 80 जो है वो भी मैंने पढ़ने का प्रयास किया था। नहीं, मैंने क्या कहा, इन उपन्यासों को और इन सब चीजों को यदि आप इनके औरा जो इनके लिए क्रिएट की जाती है, उस औरा के आधार पर पढ़ने जाएंगे तो इनमें आपको केवल कचरे के कुछ भी नहीं मिलेगा। काशी का 80 उन्होंने लिखा है, क्या उस चीज को वो अपने परिवार में अपनी बेटी के सामने बैठकर पढ़ सकते हैं? उस पुस्तक को जोर जोर से नहीं पढ़ सकते, चर्चा भी नहीं कर पाएंगे वो उसके ऊपर। लेकिन सर माफ कीजिएगा सर, चूंकि मैं हिंदी से हूँ, मतलब मैं अभी फिलहाल हिंदी से परास्नातक कर रहा हूँ और मैंने स्नातक भी हिंदी से ही किया है सर। तो लेकिन सर जब हम लोग साहित्य पढ़ते हैं तो हम तो ये नहीं देखते हैं कि जो भाषा अश्लील है या इसका कुछ पुट हो तो उसको साहित्य में ना रखा जाए, या केवल मतलब जो महानतम लोगों जैसे प्रसाद की भाषा आप पढ़ लीजिए, क्लिष्टता देखने को मिलती है, एक तरह से नाइटमेयर है उनके नाटक हमारे लिए जो भी। तो ये मतलब जब स्वतंत्रता के बाद से नई कहानी का दौर आया सर, जब आप मोहन राकेश, राजा निर्बंसिया जैसे ये कमलेश्वर आदि को पढ़ते हैं तो फूहड़ता, कई आलोचकों ने कहा कि फूहड़ है, कईयों ने कहा कि अश्लील है। लेकिन सर आप ये भी देखिए कि समकालीन समय में जिन मैडम ने जिन भी लेखक का जिक्र किया जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है, तो कई आयाम होते हैं सर वैसे पुरस्कार देने के, जिसमें मैं मानता हूं कि भाषा भी एक आयाम होगा, लेकिन हो सके कुछ संदर्भ वैसा होगा या संवाद में कुछ ऐसे कथन आ गए होंगे, कुछ बहुत कुछ तो हो सकता है ना सर। तो हमें केवल एक ही पक्ष से देखना चाहिए कि विविध पक्षों से देखना चाहिए, क्योंकि साहित्य तो सबको समागम में लेकर चलता है। हाँ, अच्छे साहित्य बुरे का मतलब क्या होता है बालक, जरा ये बताओगे? सर साहित्य हम लोग ऐसे मतलब मुझे व्युत्पत्ति साहित्य में का मतलब बताओ। सबका हित, केवल सबका हित, साहित्य का मतलब सबका हित, हितम सा साहित्यम, ठीक है जी सर। और अगर साहित्य से अहित भी हो रहा हो तो सर साहित्य से यदि अहित होता है तो निश्चय ही ये सोचनीय विषय होगा। लेकिन सर जहां तक हम सभी जानते हैं कि साहित्य तो समाज को मशाल की तरह पथ दिखाता है सर। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, समाज में सब कुछ होता है, लेकिन क्या उस सब कुछ का वर्णन साहित्य में अभिप्रेत है या श्रेयस्कर है? सर कम अधिक तो कमोबेश तो देखने को मिलता ही है सर। देखिए देखिए, साहित्य की रचना कई प्रकार से होती है। पहली रचना होती है जो रीतिकालीन, आप रचनाएं उठा के पढ़ेंगे तो उनमें आपको जो अजीबोगरीब चीजें हैं वो भी मिलेंगी, श्रृंगार वर्णन भी मिलेगा, श्रृंगार वर्णन आपको कालिदास में भी मिलेगा, सब में मिलेगा। और ये सारे वर्णन जितने भी हुए हैं वो उन लोगों के द्वारा किए गए हैं जिन्होंने राजाश्रय में लिखकर कविता, कहानी
उपन्यास का लेखन किया। ठीक है, मानते हैं? जी सर, जी जी जी, घनानंद वगैरह सबको हम लोग पढ़ते हैं तो हाँ, जी। तो ये सब राजाश्रय में रह गए, लेकिन जो राजाश्रय में नहीं रहे उन्होंने क्या लिखा? सर जो राजाश्रय में नहीं रहा तो उन्होंने मतलब श्रृंगार की इतर भी कविताएं लिखी हैं। बहुत कम। श्रृंगार हाँ की सर, तरफ तो वो गए ही नहीं। चर्चा में नहीं है सर, वो लोक चर्चा में उतनी नहीं। वो चर्चा में भी नहीं है। तो चर्चा में बने रहने के लिए उल्टा पुल्टा तो करना ही पड़ेगा ना। ये मेरा अपना विचार है, लेकिन जो साहित्य में इस प्रकार की चीजें आती हैं, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि उन्होंने साहित्य में लिख दिया। होता क्या है कि अपनी ही चीज को हम किस तरह से डिफेंड करने जा रहे हैं, क्यों डिफेंड करना चाह रहे हैं, और वह सब आके सब धूल-धूरिसित हो जाता है जब आप कार्यालयीन हिंदी पढ़ते हैं और आप वहाँ की हिंदी और वहाँ की अंग्रेजी को देखकर चकित हो जाते हैं कि यार इसमें ना तो वह उस प्रकार की भाषा है, ना ललित लवंग लता परिचुंबित कोमल मलय शरीरे है, और ना यहाँ पर कुछ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो हमें ठेठ अभिधा शक्ति से रची पची भाषा चाहिए कि जिसमें संतान का मतलब संतान ही हो, जिसमें शब्द का मतलब शब्द ही हो। Got my point, sir? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ये मतलब प्रशासनिक अनुवाद में जो भी किया करा सब आके ठप हो जाता है सर, सब मट्टी बराबर है। एक भी मुझे बता दीजिए जितने साहित्य सेवी हैं और जिन्होंने साहित्य रचनाओं में अपना जो है सानी नहीं रखा हुआ है, उनके किताब का लिखा हुआ एक भी वाक्य आपको जो है अनुवाद के लिए आता हो। तो वह हित सहित कहाँ रह गया? केवल देखिए, वाणी विलास करना हो, शब्द विलास करना हो, वाक्य विलास करना हो, उसके लिए ठीक है। और मतलब इन चीजों को जो अभी ये पूछ रही थी, नाम इनका तो यहाँ पर मैं ध्यान नहीं आ रहा कौन सर है। सौम्या। हाँ, सौम्या जी ने जो पूछा, वस्तुतः इनका पूछना गलत नहीं था कि क्या यही साहित्य है। यह आज का ही नहीं बल्कि हम इसको लिखने वाला अपने हिसाब से डिफेंड करेगा, बताने वाला अपने हिसाब से डिफेंड करेगा। उसी में आप अगर भरत मुनि की परिभाषाएं सुन लीजिए तो उन्होंने यहाँ तक कहा हुआ है कि नाटक में जो घृणास्पद दृश्य हैं वो ना दिखाए जाएं, लेकिन देखिए लड़ाई भी दिखाई जाती है, लोगों को मार काट के डाला भी दिखाया जाता है, खून बहता हुआ भी दिखाया जाता है, मुर्दा भी लेता जाते दिखाते हैं, चिता भी जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अब हम अभ्यस्त हो गए उसको देखने के, इसलिए उन चीजों को हम प्रतिमान जो है, अज्ञे जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी, देवता इन प्रतिमानों के मर गए हैं, अब कभी बर्तन रगड़ने से मुलम्मा कभी बर्तन रगड़ने से को कर गए कुछ। हाँ, कभी बर्तन रगड़ने से मुलम्मा छूट जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वही अज्ञे जी जब हमें क्लास लेते थे पीटीआई के प्रांगण में खड़े होकर, तो उनकी भाषा में वो कहीं भी नहीं आते थे, ना देवता पूछ करते थे, बल्कि वो एक मानकता लाने के लिए एक एक शब्द पर इतना जोर देते थे, बर्तनी पर जोर देते थे। देशों के नामों की, भारतवर्ष के जितने राज्य हैं उनके नामों की, जिले हैं उनके नामों की हिंदी में क्या वर्तनी लेनी चाहिए, इस बारे में वो कितना सतर्क थे ये मैं जानता हूं। तो कुछ चीजें होती हैं जो वाणी विलास के लिए, वाक्य वैभव के लिए वगैरह वगैरह, ये सब चीजों के लिए चलता रहता है, लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तो हमारे मन में यह प्रश्न स्वाभाविक होता है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, पढ़िए, पढ़ के उनको एक तरफ कर दीजिए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए, ऐसा इस स्वभाव से इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जी सर, जी। हमारी इतनी चर्चा कहीं और चली गई, तो राज जी ने भी बड़ा अच्छा उसमें प्रश्न किया, सौम्या जी ने जो प्रश्न पूछा अच्छा था, और मैं यही कहूँगा
इन चीजों को पढ़कर और एक किनारे कर दीजिए। उपन्यास आपके वाक्य रचना को नहीं सुधार सकते, कहानियां आपकी वाक्य रचना को नहीं सुधार सकती। उसके लिए आपको कार्यालयीन साहित्य पढ़ना पड़ेगा। कार्यालयों का साहित्य आपके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नेट पे चले जाइए, रिपोर्ट्स निकालिए, पढ़िए। संसदीय चीजें हैं, निकाल लीजिए, पढ़िए। और यदि आप चाहेंगे तो मैं कुछ एक लिंक जो है ग्रुप में भी डाल दूंगा, यदि आपको व्यक्तिगत तौर पे चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उनमें 2-3 किताबें अभी मेरे सामने खुली पड़ी हुई हैं मेरे पीसी पर, जिनको मैं देख रहा हूँ, और उनमें से एक पुस्तक मुझे मिली है हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों में अर्थ परिवर्तन। बहुत पुरानी पुस्तक है, और कितनी पुरानी है ये आप देख लीजिएगा। ये सर कृपया ऐसे समूह में भेज दीजिएगा। मेरठ की छपी हुई है, 1964 की छपी हुई है। उस समय 20 रुपए की थी, तो मिलेगी भी नहीं। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों में अर्थ परिवर्तन, इसका लिंक ही भेज सकता हूँ क्योंकि बहुत हैवी मतलब है, 30-32 MB की, बल्कि और ज्यादा की ही होगी। तो वहाँ पर आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। इन सब चीजों को पढ़िए तो आपकी भाषा का भी अच्छा हो जाएगा, आपका जो है वाक्य रचना भी ठीक हो जाएगी, और एक जो अच्छा शब्द भंडार है आपका बनना आरंभ हो जाएगा। जी जी सर एक अनुरोध था सर कि अगली, चूंकि अब में से कई, मतलब मैं तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन समूह में कई ऐसे लोग जो हैं जो IBPS SO की परीक्षा देंगे, मेंस पेपर जो है, तो सर इसमें, हाँ, तो उसमें राजभाषा नियम अधिनियम ये सब तो होते ही है, साथ में ग्लॉसरी का भी अच्छा खासा महत्व देखने को मिलता है। तो अब आपसे बढ़िया RBI की ग्लॉसरी कौन पढ़ा सकता है सर? तो अनुरोध होगा कि कुछ पे भी प्रकाश डाले अगली कक्षा में। उसमें तो RBI की ग्लॉसरी जो है, जो मैंने हमारे पास है, उनमें से आपको बता सकते हैं। और नेट पे अभी नहीं जा पाई है ये, पता नहीं क्या कारण हो गया। तो कोशिश तो कर रहे थे कि चली जाए, लेकिन नहीं गई है। फिर भी इसका जो पुराना एक वर्जन था मेरे पास, उसको मैंने एक्सेल में बनाया हुआ है। आप कहेंगे तो वो दे दूंगा, लेकिन वो हो सकता है कि नए वाले की तुलना में थोड़ा पुराना पड़ जाए, क्योंकि जब मैं सर्विस में था तब बनाया था, तो उसका है। लेकिन अभी पिछले ही साल इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इसका नया संस्करण आ गया है। तो नया संस्करण का अभी ना तो PDF बनी है, ना उसका जो है ऑनलाइन संस्करण आया है। तो हम देख सकते हैं